Hello students, this is Tikeshwar on the behalf of Sharma Career Institute and I am your physics teacher। और आज हम 11th का एक बेसिक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो मैथमेटिक्स का एक पार्ट होता है कैलकुलस, जो कि फिजिक्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कैलकुलस नहीं आता है तो आप फिजिक्स नहीं पढ़ सकते हो। ठीक है, तो आपको कैलकुलस में जो टॉपिक्स हैं वो है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। तो हम आज स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएशन, और इसमें कुछ फंक्शंस आएंगे वो हम हाथों हाथ डिस्कस करते जाएंगे। तो आज हमारा टॉपिक है डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो ये उन बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है जो अभी अभी क्लास 11th में आए हैं। जो बच्चे 12th पास कर चुके हैं उनके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि अभी हम केवल एसेंशियल पार्ट पढ़ेंगे जो कि हम फिजिक्स में यूज करते हैं। अदरवाइज डिफरेंशिएशन बहुत ही बड़ा टॉपिक है और आप 12th की मैथमेटिक्स में इसको पढ़ोगे, लेकिन हम केवल अभी फिजिक्स के लिए इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बार बार एक टर्म बहुत यूज होती है, फंक्शन। ठीक है, तो ये फंक्शन का बेसिक मीनिंग क्या होता है तो वो हम समझते हैं। मान लो आपने लिखा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, और आपने यहां पर x की वैल्यू 1 पुट की। ठीक है भाई, तो यहां आपकी वैल्यू आएगी, आप 1 पुट करो, 1 का स्क्वायर आ गया 1। अब मान लो आपने x इज इक्वल टू 3 पुट किया, तो आपका y इज इक्वल टू आएगा हमारे पास 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, तो अब यहां हम क्या कर रहे हैं, x में कुछ चेंज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम, x में चेंजेस कर रहे हैं, और उससे चेंज किस में हो रहा है, y में। यानी x में चेंज करने से y में चेंज हो रहा है। तो इसको मैथमेटिक्स में हम कह सकते हैं कि y इज फंक्शन ऑफ x। ठीक है, y इज फंक्शन ऑफ x, और इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है y इज इक्वल टू एफ एक्स। अब आप ये सिंबल देख रहे हो, ये सिंबल कहा जाता है कि ये फंक्शन का सिंबल है। ठीक है, और इसमें क्या हो रहा है, ये कह रहा है कि y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, यानी अगर x पे कुछ फंक्शन किया जाए तो y में भी कुछ चेंज आएगा। ठीक है, तो जहां जहां आपको फंक्शन लिखा मिलेगा तो आप उसका मीनिंग ये समझेंगे कि ये फंक्शन का मतलब है अगर x में कुछ चेंज किया जाए तो y में कुछ चेंज होने वाला है। ठीक है, तो y डिपेंड्स ऑन x। तो ये सिंपल मीनिंग है, बाकी तो बहुत ही वास्ट टॉपिक है फंक्शन। ठीक है, मैथमेटिक्स का, बट क्योंकि आप अभी एसेंशियल मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं फिजिक्स के लिए, इसलिए हम अभी बेसिक बातें कर रहे हैं। ठीक है, चलो, तो y इज इक्वल टू एफ एक्स। अगर मैं आपसे कहूं y इज इक्वल टू f1, यानी आप कहना चाहते हो कि इस फंक्शन में x की वैल्यू 1 पुट कर दो। ठीक है, तो यहां से जो आपका y आएगा वो y आपका आएगा f1 का मतलब हो गया आपने इसमें x की वैल्यू को 1 पुट कर दिया। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं आपसे कहूं कि f2 कैलकुलेट करना आपको, तो आपको क्या करना है, जो भी फंक्शन आपका है उसमें x की वैल्यू आपको 2 पुट कर देनी है। ठीक है, तो यहाँ 2 का स्क्वायर हो गया। तो ये एक सिंपल जो है सिंबल है जो ये रिप्रेजेंट करता है कि y इज फंक्शन ऑफ x। ठीक है, चलो, अब उसके बाद आपको फिजिक्स में एक और सिंबल देखने को मिलेगा, डेल्टा। इस सिंबल को बोलते हैं डेल्टा x। एक्चुअल में ये रिप्रेजेंट करता है चेंज इन x। ये रिप्रेजेंट करता है चेंज इन x। चेंज इन x का मतलब ये है कि x में वैल्यू अभी 1 है और अब x की वैल्यू जो है वो 3 हो गई है। तो यहां पर x में कितना चेंज हुआ, यहां पर x में चेंज हुआ 3 माइनस 1, कितने का हुआ, 2 का। सिमिलरली अगर हम डेल्टा y लिखें तो वो होगा चेंज इन y, क्योंकि आपने x में चेंज किया तो y में भी चेंज हुआ होगा। तो यहां देखो y की वैल्यू 1 है और यहां y की वैल्यू 9 है, तो चेंज कितना हुआ y में, y में जो चेंज हुआ वो हमारे पास आया 8। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड चेंज इन x, दिस इज कॉल्ड चेंज इन y।
एंड नाउ डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, यानी अगर चेंज इन वाई को चेंज इन एक्स से डिवाइड कर दे तो ये कहलाता है रेट ऑफ चेंज इन वाई विद रेस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी कि भाई चेंज इन वाई और चेंज इन एक्स को अगर डिवाइड करें हम तो वो हमारे पास आता है रेट ऑफ चेंज इन वाई विद रेस्पेक्ट टू एक्स, और यहां हम इजीली उसे कैलकुलेट कर पा रहे हैं। ठीक है, यहां पे आपको x की वैल्यू 1 से चेंज हुई है 3 पे तो आपने डेल्टा x कैलकुलेट कर लिया, अगर y की वैल्यू चेंज हुई है 1 से 9 पे तो आपने डेल्टा y कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, और आपने उनको डिवाइड कर लिया और यहाँ पे आप इजीली रेट निकाल पाए। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम कब आएगी, जब ये आपके चेंजेस बहुत स्मॉल होने लगे तो कैलकुलेशन में बहुत प्रॉब्लम आने लगेगी आपको। ठीक है, चलो हम एक एग्जांपल चेक करके देखते हैं कि क्या कहना चाहते हैं हम। सपोज करो कि हमने एक फंक्शन लिया y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। ठीक है, हमने पहले x की वैल्यू को 1 पुट किया और y की वैल्यू हमने कैलकुलेट किया, आंसर आया 1। ठीक है, नाउ अब x की वैल्यू को हम पुट करते हैं 1.0001। ठीक है, x की वैल्यू को हम पुट करते हैं 1.0001 और हम y की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं तो ये आएगी 1.0001 का क्यूब। अब आप देखो, अब प्रॉब्लम है यहाँ क्यूब कैलकुलेट करने में, क्योंकि ये क्वांटिटी बहुत मतलब यहाँ पे जो x की वैल्यू में चेंज है वो बहुत स्मॉल हो गया है तो मैन्युअली कैलकुलेट करना मुश्किल हुआ, है ना। और अगर इसको और चेंज को और स्मॉल कर दिया जाए यानी 1.0000000001 लगा दे, अब तो और दिक्कत, करो y कैलकुलेट, है ना प्रॉब्लम। यानी जैसे जैसे चेंज स्मॉल होता जा रहा है तो ये जो फंक्शन है इसकी कैलकुलेशन जो है ये और मुश्किल होती जाती है। तो इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए, अप्रोक्सीमेट वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए, अच्छा पहले आप ये और चेक करो, यहाँ डेल्टा एक्स कितना है, यहाँ पे आपका डेल्टा एक्स कितना है, यहाँ पर इसमें से इसको माइनस करो 0.0001 और यहाँ तो मुझे पता ही नहीं, मैंने कैलकुलेट किया ही नहीं, यानी आपका डेल्टा एक्स बहुत स्मॉल हो गया है। और यहाँ अगर आप डेल्टा एक्स निकालने जाओगे इसमें से इसको माइनस करोगे तो देखो, और इसमें से अगर इसको माइनस करोगे तो 0.0000, देखो मैंने लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो यानी आपका चेंज जब स्मॉल हो गया तो उसको जब आपने अप्लाई किया तो चेंज इन वाई निकालना अब मुश्किल हो गया है। ठीक है, तो इसके लिए मैथमेटिक्स ने एक मेथड बनाया और उस मेथड को हम कहते हैं डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो देखो डिफरेंशिएशन कैसे डिनोट किया जाता है, दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रेस्पेक्ट टू एक्स, दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई with respect to x if delta x is very small। very small मतलब एक तो मैंने आपको ये बताया, ठीक है, बट लेकिन मैं इसको और स्मॉल करना चाहता हूं। यहाँ पे 1 पॉइंट अभी कितने जीरो लिए 8, आप कितने ले सकते हो 64। कोई कहे कि नहीं सर लेते जाओ 0.00000000000 जब तक मर्जी चाहे जब तक लेते रहो, लास्ट में 1 लगा दो, लास्ट में कितना लगा दो 1, फिर आप देखो जो डिफरेंस आएगा वो बहुत स्मॉल हो जाएगा। तो ये जो डिफरेंस है ना इसको मैथमेटिक्स में ऐसे लिखा जाता है अगर बहुत स्मॉल हो। ठीक है ना, तो हम इसको क्या लिखते हैं कि डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स लिमिट, ये होता है लिमिट, ये एक सिंबल है मैथमेटिक्स का, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड टू 0। इसका मतलब है कि जो डेल्टा एक्स की लिमिट है यानी कि जो उसकी अप्रोच है यानी कि उसकी जो वैल्यू है वो अप्रोक्सीमेटली 0 होने वाली है बट 0 नहीं है। तो अब आपको 0 नहीं है तो कितना है, जो 0 के सबसे नियरेस्ट नंबर होता होगा। अब आप कहोगे वो नियरेस्ट नंबर क्या होता है, वो तो आपको भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता। कोई कहेगा कि मैं यहाँ 0.000 कितने जीरो, जितने मर्जी लगा लो,
उसके बाद 1 लिख देना, डिफरेंस आ जाएगा। तो इसका मतलब हम ये कहना चाहते हैं कि अगर एक सिंपल लैंग्वेज में कहें तो नंबर नियरेस्ट टू 0, ठीक है, तो ये सबसे स्मॉलेस्ट नंबर हो गया कि बस वो 0 ही नहीं है, बस वो 0 ही नहीं है, बट 0 के बहुत ज्यादा पास है, ठीक है। तो इसको फिजिक्स में रिप्रेजेंट करते हैं मैथमेटिक्स में डेल्टा लिमिट डेल्टा x टेंड टू 0, और इसका जो सिंबल है, दिस होल टर्म इज इक्वल टू dy बाय dx। तो ये जो मैथमेटिक्स और फिजिक्स में जो ये dx है, इसको मतलब आप ये मत समझ लेना स्मॉल d लिखा है स्मॉल x लिखा है, इसका मतलब है चेंज इन x इज वेरी 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 स्मॉल, यानी x में चेंज इतना स्मॉल है, इतना स्मॉल है, इतना स्मॉल है, इतना स्मॉल है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते, समझे। और उस वजह से जो चेंज इन y आ रहा है दैट इज ऑल्सो वेरी 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 स्मॉल, इवन यू कैन नॉट इमेजिन, राइट। तो यहां पे जो आपका दिस टर्म इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन, दिस टर्म इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। ये जो टर्म है इस टर्म को कहा जाता है dy बाय dx, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। तो मेरे हिसाब से आपको ये बेसिक मीनिंग समझ में आया होगा। और अब आप फिजिक्स में हमेशा याद रखना, जब भी आपको कोई कहे कि dy बाय dx, ठीक है, या और भी कोई क्वांटिटी आप यूज कर सकते हो, जैसे आप आगे पढ़ोगे कि भाई एक्सेलेरेशन है, ठीक है ना, हम भी अभी आगे पढ़ेंगे, एक्सेलेरेशन है वो dv बाई dt से शो किया गया किसी बुक में, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका एक्सेलेरेशन है वो डिफरेंशिएशन ऑफ v, मतलब वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन है, यहाँ पे t अगर टाइम है और v वेलोसिटी है, तो एक्सेलेरेशन इज डिफरेंशिएशन ऑफ v विद रेस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। सेम एज इफ दिस इज dy बाय dx, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो अब आपको बहुत क्वांटिटी देखने को मिलेंगी फिजिक्स में, हर चैप्टर में आपको डिफरेंशिएशन करना है, मान लो आप, ठीक है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है फिजिक्स का। और एक और लिख के बताता हूं, चलो मान लो आप फोर्स, कभी कभी आप देखना F इज इक्वल टू dp बाई dt लिखा हुआ मिलेगा आपको, तो P यहां पर मोमेंटम है, T टाइम है और F फोर्स है, यानी कि मोमेंटम का डेरिवेटिव कर दिया जाए विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो आपको मिलने वाला फोर्स, ठीक है। तो नाउ व्हाट इज dy बाय dx, दिस इज डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, and dx is very 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 small change in x and dy is very 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 small change in y, and this is rate of change of y with respect to x if changes are very very small, ठीक है। तो अब इसके लिए हमने इसको कैलकुलेट करने के लिए मैथमेटिक्स में हमने कुछ फॉर्मूले डेवलप किए। तो अगर आप 12th में जाओगे और अगर डिटेल में मैथमेटिक्स पढ़ोगे तो वहां पे आएगा फर्स्ट प्रिंसिपल से डिफरेंशिएशन कैलकुलेट करना, बट लेकिन फिजिक्स में हमें इसकी जरूरत नहीं है। फिजिक्स में हम सिर्फ ये सीखेंगे कि कैसे dy बाय dx निकाला जाता है अगर आपको y दिया हुआ है x की टर्म्स में, ठीक है। तो अब हम इसके कुछ रूल्स देखते हैं, कुछ फॉर्मूले देखते हैं और उन्हें यूज करना सीखते हैं, ठीक है। और ये फॉर्मूले फर्स्ट प्रिंसिपल से आए हैं। आप चाहो तो 12th में जब आप जाओगे और अगर आपके पास मैथमेटिक्स है तो आप 12th में इन फॉर्मूलों को सीखोगे, बट हम क्योंकि फिजिक्स के लिए एसेंशियल मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं तो हम यहाँ पर केवल इन फॉर्मूलों को यूज करना ही सीखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला फॉर्मूला जो हमें यूज करना है वो है y इज इक्वल टू x की पावर n। x इज वेरिएबल, ठीक है, और अगर आप x को चेंज करोगे तो y भी चेंज होगा, और n कोई पावर है, कोई वैल्यू है, फ्रैक्शन भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला है dy बाय dx वो आपका आएगा n इंटू x की पावर n-1, यानी आपको जो पावर है उसको आगे कर देना है
और एक पावर को आपको कम कर देना है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बन जाए। कहां से आया? ये फर्स्ट प्रिंसिपल से आता है। फिजिक्स में पढ़ने का कोई भी फायदा नहीं है, फिजिक्स में सिर्फ आपको डिफरेंशिएशन का यूज सीखना है। अगर डिटेल में सीखना चाहते हो तो मैथमेटिक्स में सीखना। चलो एक सिंपल एग्जांपल से इसे चेक भी कर लेते हैं। y इज इक्वल टू एक्स की पावर 4। अगर आपको dy बाई डी एक्स कैलकुलेट करना है तो ये n हो गया, n को लाओ आगे, ठीक है, और एक पावर n माइनस 1 कर दो, 4 माइनस 1, तो आपका dy बाई डी एक्स हो जाएगा 4x क्यूब। ठीक है, आप और भी एग्जांपल ले सकते हैं। हम मान लो हमने एक और एग्जांपल लिया y इज इक्वल टू, ठीक है, अगर फ्रैक्शन ले लेते हैं y इज इक्वल टू, फ्रैक्शन ले लो, मान लो रूट x का है। ये तो आपको याद भी कर लेना चाहिए रूट x का, ठीक है, काम आता है। तो रूट का मतलब होता है यहाँ x की पावर 1/2 है, रूट का मतलब हाफ पावर है, तो हाफ आगे आ जाएगा अगर dy बाई डी एक्स कैलकुलेट करेंगे तो। ठीक है, क्योंकि n की वैल्यू कितनी होगी? हाफ, तो हाफ कहाँ आ गया? आगे। फिर x की पावर हो गया हमारे पास हाफ माइनस 1। ठीक है, तो अब हाफ माइनस 1 कितना आया हमारे पास? dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू हाफ x की पावर माइनस हाफ। ठीक है भाई, और माइनस हाफ का मतलब ये है कि हम इस x की पावर हाफ को नीचे ले जाते हैं, तो नीचे जाके प्लस हाफ हो गया। ठीक है, और यहां पर अगर हम जाएंगे तो x की पावर हाफ को हम लिख सकते हैं रूट, तो dy बाई डी एक्स आ गया 1/2 रूट x। ये आगे हम जब कुछ इंपॉर्टेंट और मेजर रूल पढ़ेंगे तब ये आप डायरेक्ट याद रखोगे तो ज्यादा बेटर है। रूट x का आंसर होता है 1/2 रूट x। ठीक है भाई। अच्छा, एक और एग्जांपल लेते हैं, ये भी आपको याद रखना चाहिए। अगर y इज इक्वल टू x है हमारे पास, ठीक है, अगर y इज इक्वल टू x है हमारे पास, तो देखो dy बाई डी एक्स क्या होगा? यहां पे हमारे पास x की पावर कितना है? 1, इसका 1 आगे आ जाएगा। ठीक है, और x की पावर हो जाएगा 1 माइनस 1, और 1 माइनस 1 हो जाएगा 0, तो ये हो जाएगा x की पावर 0। और आप जानते हो अगर किसी की भी पावर 0 अगर आपको निकालना है तो उसका आंसर हो जाएगा 1, तो आपका dy बाई डी एक्स आ गया 1। ये भी याद रखो, अभी यूज करके सिखाते हैं आपको। ठीक है, dy बाई डी एक्स x का हो गया 1, रूट x का 1/2 रूट x, और भी कुछ है तो फॉर्मूला लगाओ। ठीक है, तो दिस इज रूल नंबर 1, डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n। ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n, ये हमारा रूल नंबर 1 हो गया। ठीक है, चलो अब देखते हैं रूल नंबर 2। रूल नंबर 2, if y is equal to some constant, c is a constant। क्या कहना चाहता हूं constant का मतलब क्या कहना चाह रहा हूं मैं कि y is equal to 2 लिख दिया। अब यहां कहीं x आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। इसका मतलब जो आपका y है वो x पे डिपेंड करता ही नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका y है वो x पे डिपेंड करता ही नहीं है। यहाँ पे हम x है ही नहीं, तो x कुछ भी रख लो, y की वैल्यू हमेशा ही कितना रहेगी? 2, यानी y की वैल्यू कांस्टेंट होगी। ठीक है, तो अब अगर आपने x में कुछ चेंज किया, मान लो आपने x में कुछ चेंज किया, डेल्टा x या dx, तो क्या y में चेंज आएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि y 2 है और x से इसको कोई फर्क पड़ता नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि जो dy बाई dx है वो 0 हो गया, यानी आप x में कुछ भी चेंज करते रहो, y में कोई चेंज होने नहीं वाला। फाइनल भी 2, इनिशियल भी 2, तो y में जब कोई चेंज ही नहीं होगा तो उसका जो डेल्टा y होगा, चेंज इन y या dy चेंज इन y, उसकी वैल्यू होगी 0। तो आपका जो dy बाई dx है वो कांस्टेंट फंक्शन का 0 होता है। ठीक है, कहीं पे भी अगर कांस्टेंट फंक्शन आ जाए तो उसका जो डिफरेंशिएशन होता है वो 0 होता है। ठीक है भाई, चलो रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 क्या है कि अगर मान लो आपके पास एक तो है कांस्टेंट और फिर है वेरिएबल, तब आपको क्या करना है कि जो भी आपका कांस्टेंट है c, उसको एज इट इज आप वहां पर छोड़ दो c को, और ये जो आपको x टू द पावर n दिया हुआ है इसका डेरिवेटिव कर दो। ठीक है, क्या रूल बना रहे? अगर c के साथ कोई वेरिएबल नहीं है और c अकेला है,
तब तो आप उसका डेरिवेटिव करो और आंसर लिख दो 0। लेकिन अगर c के साथ कोई वेरिएबल है, जैसे c के साथ यहां पर x की पावर n है, तो c को एज इट इज छोड़ दो और जो भी आपका ये वेरिएबल है इसका आप डेरिवेटिव कर दो। ठीक है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका कांस्टेंट है उसको एज इट इज छोड़ दिया जाए, है ना, और जो भी वेरिएबल है उसका डेरिवेटिव कर लिया जाए। ठीक है भाई, तो चलो एक एग्जांपल से समझते हैं फिर से। मान लो y इज इक्वल टू हमारे पास है 3x क्यूब। अब देखो 3 तो है कांस्टेंट c और ये x की पावर n वेरिएबल, तो जब आप dy बाय dx कैलकुलेट करोगे, dy बाय dx, तो आपको क्या करना है कि जो 3 है इसको आगे ले आओ। पहले तो ये जो कांस्टेंट है इसको एज इट इज रहने दो, इसका जो 3 है वो आप आगे लेके आओ और यहां पे जो x की पावर है उसको एक कम कर दो, 3 - 1, तो आपका dy बाय dx क्या हो गया, 9x²। ठीक है, तो रूल नंबर 2 क्या है, अगर ये कांस्टेंट है तो आपका आंसर 0 है, और अगर ये ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है, अगर कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है वेरिएबल से तो आप कांस्टेंट को छोड़ दो और जो आपका x⁴n है उसका डेरिवेटिव करो, उसका n आगे लाओ। ठीक है, और यहां पे एक पावर कम कर दो। ठीक है भाई, तो ये हमारे पास रूल नंबर 3 हो गया। अब हम देखते हैं रूल नंबर 4। ठीक है, अब मान लो आपके पास दो डिफरेंट फंक्शन है, y इज इक्वल टू एक है आपके पास fx और एक है gx। देखो ये f g h x अगर ऐसे कुछ भी लिखा हो तो एक फंक्शन होता है। जैसे मान लो मैं आपसे कहता हूं कि जो आपका fx है वो x² है और जो आपका gx है वो x³ है, तो दो डिफरेंट फंक्शन हो गए। ठीक है, तो अब या तो इनके बीच में प्लस लगाए या माइनस लगाए। ठीक है ना, एग्जाम्पल से और अच्छे से समझ में आ जाएगा, तो इसको ऐसे लिखते हैं, देखो dy बाय dx, यानी y का x के रेस्पेक्ट में जो डिफरेंशिएशन है वो क्या होगा कि पहले आपको fx का करना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि डेरिवेटिव ऑफ fx d ऑफ fx कैसे पढ़ेंगे, d ऑफ fx विद रेस्पेक्ट टू x, जैसे यहां पर d ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x, dy बाय dx। ये हो गया fx का डेरिवेटिव किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। ठीक है भाई, अच्छा यहां पर क्या होगा, d बाई dx ऑफ gx, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। तो ये देखने में बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है क्योंकि आप अभी 11th में हो तो आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, बट ये है कुछ भी नहीं। कहने का मतलब ये है कि बीच में अगर प्लस माइनस है तो जो पहले यहां लिखा हुआ उसका डेरिवेटिव करके लिख दो, जो यहां लिखा हुआ उसका डेरिवेटिव करके लिख दो और आपका dy बाय dx कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, तो y इज इक्वल टू हम लेते हैं x की पावर 3 प्लस x²। मान लो ये हमने एक सिंपल सा क्वेश्चन लिया और हमको dy बाय dx निकालना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहां पर x³ का कर देंगे, fx हो गया हमारे पास x³, इसका आंसर हो जाएगा 3 आगे आ गया, एक पावर कम कर दो, अब तो याद हो जाना चाहिए आपको, 3 आगे आ गया, एक पावर कम कर दिया, प्लस बीच में लगा है प्लस लगा दिया। फिर मान लो आपको x² का करना है तो 2 आपका आगे आ गया, और 2 में से अगर एक पावर कम कर दी तो x आ गया, है ना। तो इसका मतलब अगर बीच में प्लस माइनस लगा हुआ है तो आपको क्या करना है, वहां पर भी प्लस माइनस लगाना है, और fx है तो fx का डेरिवेटिव कर देना, अगर वहां gx है तो gx का आपको डिफरेंशिएशन कर देना है। ठीक है भाई, तो ये लेक्चर 11th क्लास के बच्चों के लिए है जिनको अभी बिल्कुल बेसिक नहीं आता है। ठीक है, अगर आपने 12th कर रखी है तो फिर ये आपको एज यूजुअल लग रहा होगा क्योंकि कई बार हम इसे यूज कर चुके होते हैं फिजिक्स में। ठीक है, चलो तो अब हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। देखो अभी अभी मैंने आपको समझाया था कि रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, याद है रूट एक्स का क्या होता है, अभी बताया था, पीछे देख लेना, 1/2 रूट एक्स। आपको बताया था अगर x आ जाए तो उसका आंसर 1 होता है। ठीक है, तो अब मैं एक और क्वेश्चन लिखता हूं और आप इसे चाहो तो ट्राई कर सकते हो और फिर आप सॉल्यूशन देख सकते हो।
यहां पर मैंने लिया एक्स क्यूब प्लस 4x माइनस 6 और मुझे निकालना है dy बाय dx। क्या निकालना है? dy बाय dx। तो ठीक है, बीच में प्लस माइनस है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहले हम एक्स क्यूब का करते हैं। ठीक है, किसका करते हैं? एक्स क्यूब का। अब तो आपको पता ही है एक्स क्यूब का कितना है? 3x स्क्वायर। अब देखो आप यहां पे 4 क्या है? एक कांस्टेंट और x क्या है? वेरिएबल। यानी कांस्टेंट और वेरिएबल जो है वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो अपना रूल नंबर 3 क्या है? अगर कांस्टेंट और वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो कांस्टेंट को आप एज इट इज छोड़ दो और जो आपका वेरिएबल है उसको आप डिफरेंशिएशन कर दो। तो बताओ यहां पे इस 4 का क्या करना है? छोड़ दे? छोड़ दिया। इस x का क्या करना है? इस x का हमको आंसर निकालना है, तो x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 1। अभी अभी सिखाया था, चाहो तो दोबारा कर लो कि x का करेंगे तो 1 पावर आगे आ जाएगी और 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, तो x का आंसर हो गया 1, यानी कि लिखने की जरूरत नहीं है। फिर आया माइनस। अब ध्यान से देखो यहां क्या लिखा हुआ है? 6। और 6 जो है उसके साथ क्या आपको कोई वेरिएबल दिखता है? यहां पर दिखता है कोई वेरिएबल 6 के साथ? तो यहां 6 के साथ कोई वेरिएबल नहीं है। इसका मतलब 6 सिंगल एक कांस्टेंट है। तो रूल नंबर 2 में क्या है कि अगर ये एक कांस्टेंट है और इसके साथ कोई वेरिएबल मल्टीप्लाई नहीं होता है तो उसका आंसर क्या होना चाहिए? उसका आंसर होना चाहिए 0। क्या होना चाहिए? 0। तो ये हमारा अगला क्वेश्चन हो गया। आपको समझ में आया होगा कि अगर कांस्टेंट है और कांस्टेंट के साथ कोई वेरिएबल मल्टीप्लाई नहीं है तो आपका जो डिफरेंशिएशन आएगा वो 0 आएगा। ठीक है, और अगर कांस्टेंट के साथ कोई वेरिएबल मल्टीप्लाई है तो कांस्टेंट को एज इट इज छोड़ दो और जो भी वेरिएबल आपको दिया है उसका आप डिफरेंशिएशन कैलकुलेट कर सकते हो। तो आपको थोड़ा रूल अब समझ में आ गया होगा। ठीक है ना? चलो, तो एक और बिल्कुल सिंपल एग्जांपल लेते हैं हम। देखो y इज इक्वल टू हमने लिखा 4x स्क्वायर प्लस 2 रूट x dy बाय dx। अब क्या कहते हो? और चलो इसमें भी प्लस लिख लेते हैं 9। अब आप खुद सोचो, आंसर लिखो, मैच करो। ठीक है, तो अब देखो यहां पर 4 कांस्टेंट है, x स्क्वायर का 2x ये लिखा हुआ, अभी लिखा था हमने 2 आगे आ जाएगा, एक पावर कम हो जाएगी, कितना आ जाएगा? 4 इंटू 2x कितना हो जाएगा? 2x मतलब कितना हो गया हमारे पास? 8x प्लस ये हमारे पास 2 रूट x का अभी सिखाया, नहीं तो दोबारा कर लो। x की पावर हाफ है, हाफ को आगे लेके आओ और एक पावर कम करो। तो मैंने अभी आपको सिखाया रूट x का होता है 1/2 रूट x। चाहो तो आप दोबारा करके देख सकते हो। और क्योंकि 9 के साथ कोई है नहीं तो यहां आपको फिर समझ में आया, कांस्टेंट को छोड़ दिया, वेरिएबल का डेरिवेटिव, कांस्टेंट को छोड़ दिया, वेरिएबल का डेरिवेटिव, और 9 के साथ कोई वेरिएबल यहां है ही नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास 0। ठीक है, चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। आप फिर से ट्राई करना एग्जांपल को और फिर आप मेरे साथ आंसर मैच करना। अब हम एग्जांपल लेते हैं y इज इक्वल टू x प्लस 1/x। ठीक है, तो आप ट्राई कर सकते हो इसे, और जब मैं सॉल्व करूं तो आप उससे मैच कर सकते हो। ठीक है, तो अब देखो हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, अब बच्चे क्या गलती करते हैं ना, वो इसमें नीचे ही कुछ फॉर्मूला लगाने लगते हैं। नहीं, फॉर्मूला आपको तभी लगाना है जब y इज इक्वल टू एक्स की पावर n हो, यानी ऊपर ही होना चाहिए ये पावर, यानी अभी फॉर्मूला लग नहीं पाएगा। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको x तो एज इट इज छोड़ो, ये x की पावर 1 है, तो इस x की पावर 1 को ऊपर ले जाओ और ये बन जाएगा आपके पास x टू द पावर -1। कितना बन जाएगा? x टू द पावर -1। अब आप dy बाय dx सॉल्व करो। ठीक है, तो बताओ x का अभी सिखाया, और ये तो याद ही करना पड़ेगा आपको, 10 जगह यूज होता है x x x x बार बार आता रहता है।
और जो बच्चे नीट की और बोर्ड की तैयारी करते हैं वो तो ज्यादातर यहीं पे ही खत्म हो जाता है सब कुछ, ठीक है। लेकिन अगर आपने डिफरेंशिएशन और नहीं सीखा तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस में आप फंस सकते हो, इसलिए हम पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। बट बोर्ड में इसी टाइप के एग्जाम्पल है, बहुत सिंपल वाले। तो देखो अब यहाँ पे x का आंसर कितना हो गया हमारे पास, डेरिवेटिव हो गया 1, x का डेरिवेटिव कितना हो गया 1। अब ये -1 है, इसको हम कर लेते हैं आगे। तो देखो यहाँ माइनस ऑलरेडी है, पावर हमने आगे कर ली -1, और यहाँ पे जो x की पावर -1 है, n है, n में से एक और माइनस कर लिया, ठीक है। फिर एक बार बता देता हूं, x की पावर n का डेरिवेटिव क्या हुआ, n आपने आगे कर लिया और यहाँ पे एक पावर कम हो गई, तो यहाँ पर जो x की पावर -1 है वो आपका आगे आ गया और उसमें से एक पावर आपने कम कर ली, ठीक है। तो अब देखो आपका आंसर क्या बन गया है, आपका आंसर बन गया dy/dx इज इक्वल टू 1 माइनस माइनस प्लस x की पावर -2 जो हमारा नीचे गया और 1/x² बन गया, ठीक है। तो आपको ये एग्जाम्पल भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आप और एग्जाम्पल ट्राई कर सकते हो, ठीक है। चलो और एग्जाम्पल हम ट्राई कर लेते हैं। अब होना यही है सब में, आपको समझ में आ गया होगा, 1x की पावर 1/3 1/x की पावर 4 प्लस 3, ये सॉल्व करके देखते हैं। आप फिर से सॉल्व करो और आप मेरे सॉल्यूशन से मैच कर लेना, आपका सही है या गलत है, ठीक है। तो हम सॉल्व करते हैं, dy/dx सिंपल है, x की पावर 1/3 है, 1/3 आगे लेके आओ, x की पावर 1/3 में से 1 माइनस कर दो, दैट्स इट। उसके बाद x की पावर 4 का डायरेक्ट नहीं करना है, पहले x की पावर 4 को कहां लेके जाना, ऊपर, और उसे क्या बनाना है, x की पावर -4, और x की पावर -4 का होगा -4, आगे आ जाएगा x की पावर -4 -1, ठीक है। कुछ बच्चे तो धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाती है तो याद ही करने लगते हैं, पावर नीचे है ना तो इसका मतलब नीचे एक पावर बढ़ा देनी है, और यहां पर देखो यहाँ -4 है तो -4 आगे आ गया, ठीक है। तो यहां पर प्लस ये इसके साथ कोई वेरिएबल है नहीं तो 3 का आंसर आपका 0 हो गया। तो देखो आपका dy/dx क्या आया, 1/3 x की पावर -2/3 -4 x टू द पावर -5, और आप इसे भी नीचे ले जा सकते हो और आप इसे भी नीचे ले जा सकते हो। अब जो बच्चे 11th में वो उनके बड़े छोटे छोटे डाउट रहते हैं, वो कहते हैं सर आगे सॉल्व करें क्या, और भी आगे सॉल्व करके दिखाना है क्या, नहीं करना है, ठीक है। जब फिजिक्स में यूज होगा तब हम देखेंगे आगे का सॉल्यूशन कि आगे किस फॉर्म में लाएं ना लाएं, बट अभी सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन करना सीख रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा सबसे सिंपल रूल्स हुए और इनसे हमने डिफरेंशिएशन करना सीखा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, कुछ और डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले हैं जिनको आपको लर्न करना है, बार बार यूज करना है, उनकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। और उससे रिलेटेड जब आप प्रैक्टिस कर लोगे तो फिजिक्स में हर चैप्टर में उनका यूज करना है आपको, ठीक है।